हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। जलवायु विज्ञान को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एयर मास। एयर मास का मतलब है वायु राशि और उसका क्लासिफिकेशन भी साथ में पढ़ेंगे। एयर मास क्या है? आप एयर जानते हैं यानी वायु। वायु किसको कहते हैं? सबसे पहले हम ये समझें कि आखिर वायु क्या है। पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया है। वायु किसको कहते हैं? वायु में क्या चीज़ें होती हैं? वायु में होती हैं गैसेस। आप कमेंट करके हमें बताएं, पीछे भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो हवा है, हवा में टॉप ऊपर की 5 गैसेस हैं, उनका परसेंटेज क्या है वायु में? जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, तो टॉप ऊपर की जो 5 गैसेस हैं जिनकी सर्वाधिक मात्रा वायु में होती है, उनका परसेंटेज क्या होता है? तो हवा क्या है? हवा गैसेस का मिश्रण है जिसमें गैसेस हैं और वाटर वेपर है, यानी जल वाष्प भी है उसमें। जल वाष्प बार बार आपने पढ़ा है कि जो गर्म हवा होती है वो धरातल पर जो जल है, जो सतह पे है या समुद्र में है, किसी भी जल स्रोत में है, वहाँ से इवोपरेशन के माध्यम से यानी वाष्पीकरण के माध्यम से जो है जल को ग्रहण करती है। हवा में ह्यूमिडिटी के रूप में जो है नमी तैरती रहती है। तो उस हवा में गैसेस भी हैं, वाटर वेपर भी है यानी जल वाष्प भी है, और इसके साथ साथ तमाम कारणों से आंधी, तूफान, पोल्यूशन, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं इत्यादि, इन सब कारणों से हवा में एक चीज़ और है, वो है धुआं, धूल कण और पेड़ जो फूलों के पराग कण होते हैं, ये सब। यानी आप इसको कह सकते हैं कि धूल कण इत्यादि। तो गैसेस हैं, जलवाष्प है और इसके साथ क्या है? धूल कण है आदि। धूल कण में धुआं, पराग कण, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। और ये वर्षण जब आप पढ़ रहे थे, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा होने के लिए, ये जो है धूल कण काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जल की बूंदें बनने के लिए। तो ये तो है वायु। वायु तो आप समझ गए क्या चीज़ है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें जलवाष्प भी है और धूल धुएं के कण भी हैं। अब ये वायु राशि क्या है? वायु राशि क्या है? एयर मास। वायु राशि, एयर मास। देखिए, एयर मास जो है हवा का एक समूह है। एक बड़े एरिया के ऊपर जो हवा है उसका वो समूह है। जैसे कि एक इस तरीके से कोई एरिया है और इसमें ये हवा है, तो एयर मास किस हवा को कहेंगे? हवा तो पूरी पृथ्वी पर है, तो क्या पूरी पृथ्वी पर एक एयर मास है? नहीं। एयर मास का मतलब है कि हवा का एक ऐसा बड़ा समूह, यानी बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, एक ऐसा बड़ा समूह जिसमें क्षैतिज रूप से, हॉरिजेंटली, उसकी भौतिक दशाएं समान होती हैं। भौतिक दशाओं का मतलब है उसका तापमान, वायु दाब और उसमें जो आर्द्रता है यानी ह्यूमिडिटी है, जलवाष्प की मात्रा है, वो समान होती है। और ख़ास बात यहाँ पर है कि क्षैतिज रूप से शब्द पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, फिर हम समझेंगे। एयर मास क्या है? इसको आप लिखेंगे कि वायु का ऐसा समूह, यानी कि एक बड़े क्षेत्र पर उपस्थित वायु का एक ऐसा बंडल, पैकेट, वायु का ऐसा समूह जिसमें क्षैतिज रूप से, ये शब्द आप भूलिएगा नहीं, हॉरिजेंटली, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये शब्द आपने छोड़ दिया तो सारा कॉन्सेप्ट ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि फिर जो आप बताने जा रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। वायु का ऐसा समूह जिसमें क्षैतिज रूप से उसकी भौतिक दशाएं, फिजिकल फीचर्स जिनको बोलते हैं, भौतिक दशाएं समान होती हैं, समान होती हैं। जैसे भौतिक दशाओं का मतलब है जैसे तापमान, टेम्परेचर, वायुदाब यानी एयर प्रेशर, और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी,
ये भौतिक गुण जो हैं वो समान होंगे। यानी कि अगर ये एक वायु राशि है तो इसमें एक कोई हाइट ले लीजिए, मान लिया इस हाइट पे हम बात कर रहे हैं, तो अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर है तो 20 डिग्री आपका यहाँ पर भी होगा, 20 डिग्री यहाँ पर ही होगा। और जैसे ही ये 30 डिग्री मिल जाएगा वहीं से वो वायु राशि ख़त्म हो जाएगी, अगली वायु राशि शुरू हो जाएगी। यानी कि जहाँ तक, जिस एरिया तक क्षैतिज रूप से समान टेम्परेचर मिलता चला जाएगा, समान वायु दाब मिलता चला जाएगा और आर्द्रता की मात्रा भी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी समान मिलती चली जाएगी, वहाँ तक वायु राशि एक ही होगी। यानी एक प्रकार की हवा का जो समूह है वही क्या है, वायु राशि है। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शब्द हमने बताया था वो क्षैतिज रूप से है, यानी कि इसको आप वर्टिकली नहीं मेजर करेंगे। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ मेजर करने लगेंगे तो पृथ्वी पर कहीं भी आपको कोई वायु राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि आप भूगोल में लगातार पढ़ते आए हैं कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो तापमान में कमी आएगी। तो फिर कोई भी वायु राशि ऐसी आपको नहीं मिलेगी जिसमें आप निरंतर ऊपर बढ़ते जाएंगे और टेम्परेचर एक जैसा मिले, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ 20 है तो जब आप ऊपर जाओगे तो कम हो जाएगा, 10 मिलेगा, 5 मिलेगा, फिर ठंडा और होता चला जाएगा। तो जब टेम्परेचर कम होता चला जाएगा वर्टिकली यानी ऊपर जाने पर, तो क्या आर्द्रता एक जैसी रहेगी? नहीं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे वायु ठंडी होती जाएगी, और जैसे जैसे हवा ठंडी होती जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती जाती है। इसको आप पिछले चैप्टर में सीखे थे। तो फिर तो ये कन्फ्यूज़न हो गया कि फिर कैसे वायु राशि मिलेगी जिसमें एक जैसा तापमान, एक जैसी आर्द्रता, एक जैसा एयर प्रेशर हो। तो बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्षैतिज रूप से। यानी कि अगर हमने इतनी हाइट पे चेक करना शुरू किया, मान लेते हैं 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब हम क्षैतिज रूप से देखते हुए चलेंगे तो आपको बराबर एक जैसा टेम्परेचर मिलेगा। अगर आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चेक करते चलेंगे तो आपको 25 मिलता चला जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25। और ऊपर जा कर के चेक करेंगे तो आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता चला जाएगा, 10 डिग्री। लेकिन जिस भी ऊंचाई पर आप मेजर करेंगे, क्षैतिज रूप से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक जैसा ही टेम्परेचर मिलेगा। यानी 20, 20, 20, 20। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ 30 है, तो वो एक वायु राशि नहीं कही जाएगी। आशा ही बात आपको समझ में आ गई होगी कि वायु राशि हवा का एक ऐसा बड़ा समूह है जिसमें किसी निश्चित ऊंचाई पर क्षैतिज रूप से हम एक समान भौतिक दशाएं देखते हैं। भौतिक दशाएं का मतलब एक जैसा तापमान, एक जैसी आर्द्रता, एक जैसा वायुदाब देखते हैं। हालांकि वायु राशि में भी ऊपर जाने पर भौतिक दशाएं बदलती हैं। तो ये हो गया एयर मासेस, एयर मास की परिभाषा हो गई। अब मुख्य रूप से यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस, यानी वायु राशियों का वर्गीकरण कैसे किया गया। क्या आपको लगता है कि पूरी पृथ्वी पर एक ही जैसी वायु राशि आपको मिलेगी? इस बात पे विचार करें। चलिए एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, ठंडा ठंडा आपको लग रहा है, हवा बढ़िया कूल कूल लग रही है, और अचानक किसी शहर में आप प्रवेश करते हैं तो क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है? एक छोटी सी बात आप सोचें, ये एक शहर है और ये हाईवे है। आप कभी इस चीज़ को फील भी किए होंगे, ये एक हाईवे है और ये प्राकृतिक एरिया है। आप यहाँ से एक व्हीकल पे सवार होकर आ रहे हैं इधर की तरफ। जब आप यहाँ पे चल रहे होते हैं तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है। यानी आप मान लीजिए कि यहाँ पर 20 डिग्री 25 डिग्री या जो भी है, चलिए ज़्यादा ले लेते हैं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपको फील हो रहा है। तो यहाँ पर गर्म हवा है, आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड में चलते हुए आ रहे थे, तो आप मान सकते हैं कि एक जैसी हवा आपको मिलती जा रही थी। अचानक से जैसे ही आप चौराहे से शहर के अंदर प्रवेश होते हैं, आपकी बाइक यहाँ पर आ जाती है और आपको फील होता है कि हवा गर्म है।
गर्म गर्म आपको फील होने लगता है, यानी कि आप मान सकते हो कि 33 डिग्री या 34 या जैसा शहर है आपको गर्माहट फील होने लगती है। और जब तक आप शहर में रहते हैं और शहर के बाहर जैसे ही आप फिर क्रॉस करते हैं आपको फिर ठंडा लगने लगता है। इससे ये पता चला कि जब हम यहाँ पर थे तो एयर जो थी, हम तो एक निश्चित ऊंचाई पर ही चल रहे हैं, सड़क का लेवल लगभग बराबर है, तो यहाँ पर जो एयर है, एयर मास यानी ये जो एयर मास है इसके भौतिक लक्षण दूसरे हैं, और जो इस शहर के ऊपर एयर मास है इसके भौतिक लक्षण दूसरे हैं, यानी कि तापमान में अंतर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये एक दूसरा एयर मास है और ये एक दूसरा एयर मास है। तो एयर मास को ऐसे ही आप समझ सकते हैं। अब पृथ्वी पर एक जैसा एयर मास कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। आप अगर ध्रुवीय क्षेत्र में जाओगे तो दूसरे प्रकार की भौतिक दशाएं मिलेंगी। आप अगर विषुवत रेखा के आसपास आ जाओगे तो दूसरे प्रकार की भौतिक दशाएं मिलेंगी। इसको एक डायग्राम के माध्यम से भूगोल पे समझें। अभी आप क्लासिफिकेशन इतना इजी है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। जब हम अर्थ को इस तरीके से समझते हैं, ये हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये पोल हैं, ये पोल है नॉर्थ और ये साउथ पोल है। जब हम पोल के आसपास जाएंगे तो हमको हवा का टेम्परेचर कैसा मिलेगा। अगर हम पोलर रीजन में जाएं, ये एरिया ले लें, तो इस एरिया में या फिर यहाँ पर इस एरिया में हमको टेम्परेचर हवा का कम मिलेगा, यानी ठंडी हवा मिलेगी। जब हम विषुवत रेखा के आसपास आ जाते हैं, यहाँ पर मध्य क्षेत्र में विषुवत रेखा के आसपास, तो आपको एक अलग प्रकार का टेम्परेचर मिलेगा, यानी जो ज़्यादा होगा। तो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मोटे तौर से 2 प्रकार के एयर मास की कल्पना की, यानी 2 प्रकार में बांटा गया सबसे पहले मोटे तौर से। इसी को समझते चलेंगे और पूरा क्लासिफिकेशन आपको बहुत ही सरल तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हेडिंग डाल देते हैं वायु राशि का वर्गीकरण। ऐसे ही आप ड्रा कर लेंगे और बहुत ही सरल तरीके से इसको हम बांट देंगे। देखिए यहाँ पे समझ लें, उन्होंने यहाँ पे 45 डिग्री माना, जो 45 डिग्री वाला अक्षांश है नॉर्थ का, और इधर जो है 45 डिग्री साउथ का, यानी बीच से यहाँ 0 से लेकर 90 होता है, बीच में जो अक्षांश है उसको मान लिया। तो ये जो बीच का एरिया निकला इसको ट्रॉपिकल माना। ये क्या है? ट्रॉपिकल है। और ये जो एरिया ऊपर का माना इसको पोलर माना, यानी ध्रुवीय। हिंदी में इसे ध्रुवीय कहते हैं। और यहाँ भी ये ध्रुवीय हो गया, इधर का भी ध्रुवीय। और बीच का जो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का बीच का जो एरिया है जो गर्म है, उसे कहा गया ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल को हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। तो 2 सबसे पहले पृथ्वी पर उपस्थित हवा को 2 भागों में बांट दिया गया, एक ट्रॉपिकल और एक पोलर। तो चलिए इसी तरीके से इसका क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं और बहुत इजी तरीके से इसे आप कर लेंगे, कुछ भी कठिन नहीं है। आप बुक्स में पढ़ेंगे, हो सकता है बहुत भ्रम आपको हो, लेकिन आप बहुत सरल तरीके से इसे कर ले जाएंगे। यहाँ पे कुछ हम शब्दावली डिसाइड करेंगे, उसको भी लिखते चलेंगे। देखिए, वायु राशि का वर्गीकरण सबसे पहले ऊपर लिखें आप। वायु राशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द एयर मासेस। सबसे पहले हवा को 2 भागों में बांट दिया गया। हवा को 2 भागों में हमने बांटा। एक हमने कौन सा बांटा? ध्रुवीय यानी पोलर। पोलर को पी कहेंगे हम, पी। यहाँ पर हम कहीं पर एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हम शब्दों को थोड़ा सा लिखेंगे। पी का मतलब है पोलर, यानी हिंदी में इसे कहेंगे ध्रुवीय। तो एक तो हो गया पी, पोलर। और दूसरा जो है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल को कैपिटल टी में कहा गया। तो टी का मतलब है ट्रॉपिकल, यानी कि उष्ण
कटिबंधीय, दो अक्षर आए। अब आप हमें बताएं कि जो ध्रुवीय क्षेत्र था, यानी पृथ्वी में जो ध्रुवीय क्षेत्र है, क्या पूरे ध्रुवीय क्षेत्र में महाद्वीप है या उसमें समुद्र भी है। इसी तरीके से जो ट्रॉपिकल एरिया है, जो 45 से 45 का बीच का है, क्या उसमें भी टोटल के टोटल में महाद्वीप है या समुद्र भी है। तो निश्चित आपको पता है कि दोनों ही जगहों पर दोनों चीज़ें हैं, समुद्र भी है यानी महासागर भी हैं और कॉन्टिनेंट भी है। तो बिल्कुल इजी हो गया। आप बताएं कि क्या जो हवा है, जो पोलर ले लीजिए, जो पोलर रीजन की हवा है पृथ्वी पर, ध्रुवीय क्षेत्र में जो हवा है, क्या उस हवा के भौतिक लक्षण ज़मीन पर और समुद्र में एक जैसे होंगे? नहीं होंगे। हमेशा याद रखिए, जो पृथ्वी पर धरातल है, धरातल सूर्य की किरणों से बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और रात में बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि विकिरण से बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन जो पानी होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसीलिए जो महासागर हैं और जो धरातल है उनके टेम्परेचर में डिफरेंस रहता है। तो जब सागर और धरातल पे डिफरेंस रहेगा तो हवा जो होती है, हवा नीचे से ही विकिरण के माध्यम से गर्म होती है। इसीलिए जो धरातल के ऊपर की हवा होगी उसका तापमान अलग होगा, जो समुद्र के ऊपर की हवा होगी उसका तापमान अलग होगा। इसका मतलब है जो पोलर वाली हवा है वो भी दो प्रकार की होगी, जो धरातल पे होगी वो अलग होगी और जो महासागर पे होगी वो अलग होगी। तो पोलर वाली वायु को भी दो भागों में बांट दिया गया और बिल्कुल उसी तरीके से ट्रॉपिकल वाली को भी दो भागों में बांट दिया गया। तो ये जो पोलर है इसको हमने दो भागों में बांट दिया। अब पोलर में एक होगा कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट को सी से लिखेंगे, स्मॉल सी लिखेंगे, CP यानी कॉन्टिनेंटल पोलर। और जो समुद्र है, समुद्री महासागरी, उसको लिखेंगे M यानी मैरीटाइम और P उसी तरीके से लिखेंगे पोलर। तो अब यहाँ पे दो और अक्षर है, उनका मतलब आप लिख लें। C का मतलब है कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय, महाद्वीप पे पाई जाने वाली। और एक आया यम, यम का मतलब है मैरीटाइम यानी कि महासागरीय, महासागरी। तो आपने क्या समझा कि जो पोलर वाली वायु राशि है वो दो प्रकार की है, कॉन्टिनेंटल पोलर और मैरीटाइम पोलर, यानी कि महाद्वीप पर जो पोलर है और महासागर पे जो पोलर है। बिल्कुल सेम कंडीशन ट्रॉपिकल में भी होगी, ट्रॉपिकल में भी महाद्वीप पे होगा और महासागर पे भी होगा। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया। एक हो गया आपका CT, सिर्फ T और P जो हैं वो कैपिटल रहेंगे, बाकी जितने भी अक्षर यूज करेंगे वो स्मॉल के यूज करेंगे। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल और दूसरा MT यानी कि मैरीटाइम ट्रॉपिकल, यानी वो ट्रॉपिकल है लेकिन मैरीटाइम है यानी महासागरीय है, ट्रॉपिकल है लेकिन कॉन्टिनेंटल है यानी कॉन्टिनेंट पे है। दोनों के ताप, दाब और आर्द्रता में अंतर होगा। जाहिर सी बात है जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल होगा उसमें आर्द्रता ज़्यादा होगी, क्योंकि वो समुद्र पर है, समुद्र पर है तो वाष्पीकरण ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक जो है वो आर्द्रता ज़्यादा होगी। और जो कॉन्टिनेंट पे है वहाँ आर्द्रता कम होगी। तो इसके और इसके लक्षणों में अंतर होगा। तो वर्गीकरण का जो पहला आधार था वो आधार था अक्षांश के आधार पर। ये भी आप लिख लें, आधार क्या है। आधार पहला तो अक्षांश के आधार पे था, ट्रॉपिकल और पोलर हमने कैसे बांटा था, 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ, इसके बीच को हमने ट्रॉपिकल कहा है। ये है ट्रॉपिकल और इधर ये पोलर है और ये पोलर है। तो पहला जो वर्गीकरण पोलर और ट्रॉपिकल का निकल के आया वो किस आधार पे है, वो अक्षांश के आधार पे है। 45 के ऊपर के पोलर कहे जाते हैं और 45 से 45 साउथ के बीच का
ट्रॉपिकल कहा जाता है एयर मास के संदर्भ में। तो पहला वर्गीकरण जो टी और पी कहा गया, टी वायु राशि और पी वायु राशि, तो उसको अक्षांश के आधार पे बांटा गया। दूसरा जो वर्गीकरण किया गया, यानी एक और इसमें डीप हमने किया, तो पोलर में हमने 2 प्रकार बनाए। तो वो किस आधार पे बनाए हैं? वो हमने जल और स्थल के आधार पे बनाए हैं। जो जल के ऊपर है यानी महासागर के ऊपर है उसको मेरीटाइम ट्रॉपिकल कहा, और जो कॉन्टिनेंट पे है उसको कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कहा। तो दूसरा जो आधार है वो आपका जल एवं स्थल, इसके आधार पे किया गया, जल एवं स्थल के आधार पे। अब चलिए इसको थोड़ा सा और डीप लेके चलते हैं और अंदर वर्गीकरण करते हैं। पहला हमने अक्षांश के आधार पे बांटा, फिर हमने महाद्वीप और महासागर के आधार पे बांटा। अब इसको हम बांटेंगे गर्म और ठंडा होने के आधार पे, यानी कि गर्म एवं ठंडा होने का आधार। तो अगला हमारा आधार जो है वो गर्म एवं ठंडा होना, इसके आधार पे। अब इसके आधार पे ये सभी फिर 2-2 प्रकार के हो जाएंगे। कैसे? चलिए एक उदाहरण लेते हैं इसका। पहले ये कॉन्टिनेंटल और ट्रॉपिकल है, यानी कि ये ट्रॉपिकल एरिया में किसी कॉन्टिनेंट पर एयर मास है। तो क्या कॉन्टिनेंट पे हर जगह एक ही जैसी मौसमी दशाएं या एक ही जैसा भौतिक दशाएं होती हैं? नहीं। अगर आप सहारा के मरुस्थल में हैं या थार के मरुस्थल में खड़े हैं तो वो गर्म हो रहा है, तो वहाँ के संपर्क की हवा भी जो है वो गर्म हो रही है। लेकिन अगर आप किसी पर्वतीय क्षेत्र में हैं, जैसे उत्तराखंड में है या किलिमंजारो पर्वत पे हैं या एवरेस्ट पे हैं या हिमालय के किसी पर्वतीय क्षेत्र में हैं, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो वहाँ के ऊपर की हवा का तापमान भी कम होगा। यानी कि कहीं कहीं पर धरातल में हवा जो है वो ठंडी हो रही है नीचे से, हीटेड, कहीं कहीं पे कूल हो रही है नीचे से, और कहीं कहीं पर नीचे धरती के गर्म होने की वजह से वो गर्म हो रही है। तो कॉन्टिनेंट पे भी एक जैसी हवा हर जगह नहीं होगी। कॉन्टिनेंट पे भी, इस कॉन्टिनेंट पे कहीं ठंडी हो रही हवा और कहीं पे गर्म हो रही है। तो अब 2 प्रकार की हवा कॉन्टिनेंट पे भी हो जाएगी ट्रॉपिकल में। तो इसको फिर 2 भागों में बांट दिया गया, इसको फिर से 2 भागों में बांटा गया। वही पहले सी कॉन्टिनेंटल है, ट्रॉपिकल है, लेकिन वो गर्म हो रही है, तो जो गर्म हो रही है उसको W लिखते हैं, यानी वार्म हो रही है। अगर वो कॉन्टिनेंटल है, ट्रॉपिकल है और ठंडी हो रही है तो उसे हम K लिखते हैं, कूल। अब सी नहीं लिख सकते हैं कूल को, क्योंकि सी जो है वो कॉन्टिनेंटल के लिए यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे के, क्योंकि एक शब्द काल्ट भी होता है जिसका मतलब ठंडा होना होता है, तो कॉल्ट से के ले लिया हमने। तो 2 और अक्षर आ गए जिनका मतलब आपको जानना है, यानी डब्लू का मतलब है हीटेड फ्रॉम बिलो, हीटेड फ्रॉम बिलो, यानी कि नीचे से गर्म होना। आप इसको वार्म भी लिख सकते हैं, वार्म होना। और के का मतलब है कोल्ड फ्रॉम बिलो, नीचे से ठंडा होना। इसको जो है काल्ट लिखा जाता है, काल्ट। तो ये के 2 और अक्षर आ गए, यानी कि कॉन्टिनेंटल की जो एयर मास है वो 2 प्रकार की होगी। कॉन्टिनेंटल तो होगी, ट्रॉपिकल होगी लेकिन वार्म होगी, और कॉन्टिनेंटल, ट्रॉपिकल और काल्ट होगी, यानी ठंडी होगी। इसी तरीके से मेरीटाइम में भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, यानी कि जो महासागर है उसमें भी हवा 2 प्रकार की हो जाएगी, यानी 2 प्रकार के एयर मास हो जाएंगे। एक मेरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म और दूसरा मेरीटाइम ट्रॉपिकल काल्ट। इसी तरीके से जो पोल है उसमें भी सेम कंडीशंस अप्लाई होंगी। पोलर में भी कहीं हवा गर्म और कहीं ठंडी होगी, तो यहाँ पर भी इसके 2-2 प्रकार हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म, कॉन्टिनेंटल पोलर ठंडी यानी काल्ट। और ये मेरीटाइम में भी 2 प्रकार हो जाएंगे, मेरीटाइम पोलर वार्म, मेरीटाइम पोलर काल्ट। अब
इसमें से कोई भी एक एयर मास अगर उठाएं आप, तो उसमें और माइक्रो लेवल पे जा कर के और नीचे वर्गीकरण आप करेंगे। जैसे कि ये वर्गीकरण हमने किया गर्म और ठंडा होने के आधार पे। अब स्थायी और अस्थायी यानी स्टेबल और अनस्टेबल दो कंडीशन हो सकती हैं, यानी कि कहीं की हवा स्टेबल हो सकती है और कहीं की हवा अनस्टेबल यानी अस्थिर हो सकती है। तो ये इन सभी पे लागू होगा। हर जगह पे हवा कहीं पे स्टेबल हो सकती है और कहीं पे अनस्टेबल हो सकती है। तो इसको फिर दो दो भागों में बांट दिया गया, यानी कि कोई भी एयर है कॉन्टिनेंटल, ट्रॉपिकल, वार्म है, तो ये दो प्रकार की हो सकती है हवा। एक हो सकती है कॉन्टिनेंटल, ट्रॉपिकल, वार्म, स्टेबल, और दूसरी हो सकती है कॉन्टिनेंटल, ट्रॉपिकल, वार्म, अनस्टेबल। दो और अक्षर आए यस और डब्लू। तो यहाँ पे एस का मतलब है स्टेबल यानी कि स्थिर, और यू का मतलब है अनस्टेबल यानी अस्थिर। बस इतने अक्षर आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसको भी आप दो भागों में बांट देंगे इसी तरीके से। ये हो गया सी टी के स्टेबल और सी टी के यू यानी अनस्टेबल। इसी तरीके से ये भी दो प्रकार की हो जाएगी। ये हो गया मेरी टाइम, ट्रॉपिकल, वार्म, स्टेबल, मेरी टाइम, ट्रॉपिकल, वार्म, अनस्टेबल। और ये इसमें भी दो टाइप हो जाएंगे। एक हो गया मेरी टाइम, ट्रॉपिकल, कॉल्ड, स्टेबल, मेरी टाइम, ट्रॉपिकल, कॉल्ड, अनस्टेबल। और फिर इसी तरीके से यहाँ भी दो प्रकार हो जाएंगे। ये हो गया कॉन्टिनेंटल, पोलर, वार्म, स्टेबल, कॉन्टिनेंटल, पोलर, वार्म, अनस्टेबल। और इसमें भी दो प्रकार हो जाएंगे। सब जगह पे वही हो जाएगा कॉन्टिनेंटल, पोलर, कॉल्ड, स्टेबल, कॉन्टिनेंटल, पोलर, कॉल्ड, अनस्टेबल। यहाँ भी दो प्रकार इसमें भी हो जाएंगे मेरी टाइम, पोलर, वार्म, स्टेबल, मेरी टाइम, पोलर, वार्म, अनस्टेबल। इसके भी दो प्रकार हो जाएंगे मेरी टाइम, पोलर, कॉल्ड, स्टेबल, मेरी टाइम, पोलर, कॉल्ड, अनस्टेबल। यानी कि टोटल अब और अगर नीचे आप इसका वर्गीकरण करेंगे तो और भी माइक्रो लेवल पे जा सकते हैं। धीरे धीरे आप वर्गीकरण करते करते अपने घर पहुंच सकते हैं। और फिर आप कह सकते हैं कि बेडरूम का एयर मास कैसा है, डाइनिंग रूम का एयर मास कैसा है, किचन का एयर मास कैसा है, बालकनी का एयर मास कैसा है। फिर आप इसको और माइक्रो लेवल पे ले जा सकते हैं। लेकिन भूगोल के दृष्टिकोण में इतना वर्गीकरण सफिशिएंट है यहाँ तक। और फिर इससे छोटे स्तर पे अगर आप फील करना चाहें एयर मास कैसे बदलती है, तो आप अपने घर में फील कर सकते हैं। आप अपने घर के अलग अलग कमरों का टेम्परेचर और भौतिक दशाएं आप देखेंगे हवा की अलग अलग होती हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से पृथ्वी पर आप ये मान के चलें कि ये बड़े बड़े कमरे हैं जिनका अलग अलग प्रकार का भौतिक लक्षण है। तो इसको अगर एक बार फिर से हम सरलता से समझें तो हमने समझा वायु राशि क्या है। वायु राशि वायु का एक समूह है जिसकी क्षैतिज रूप से भौतिक दशाएं समान होती हैं, तापमान, वायुदाब और आर्द्रता इत्यादि। अब इसको जब बंटवारा किया गया कि कितने प्रकार की वायु राशियाँ हो सकती हैं, तो टोटल इतना बंटवारा आप कर सकते हैं। पहला बंटवारा जो किया गया वर्गीकरण वो किया गया अक्षांश के आधार पे। तो दो भागों में बट के निकल के आया ट्रॉपिकल और पोलर। फिर ट्रॉपिकल को दो भागों में बांटा गया क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में समुद्र भी है और कॉन्टिनेंट भी हैं, तो इनकी वजह से वायु राशि का जो भौतिक गुण है वो बदल जाएगा। भाई कॉन्टिनेंट पे गर्म होगा, मेरी टाइम पे अलग टेम्परेचर होगा, मेरी टाइम पे अलग आर्द्रता भी होगी। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कह दिया गया, मेरी टाइम ट्रॉपिकल कह दिया गया। इसी तरीके से पोलर में भी दो दो प्रकार हो गए। इसके बाद जो निकल के आया उसमें हमने अगला वर्गीकरण लगाया। ये तो जल और स्थल के आधार पे लगा दिया। फिर हमने गर्म एवं ठंडा होने के आधार पे इसको गर्म और ठंडा, गर्म ठंडा, गर्म ठंडा करके वर्गीकरण कर दिया। सब में गर्म और ठंडे दो प्रकार कर दिए। फिर एक लक्षण हो सकता है स्थिर और अस्थिर, अनिस्थिर कह सकते हैं। तो अगला जो वर्गीकरण यहाँ पे किया है वो स्थिर एवं अस्थिर
के आधार पे हमने किया, ये आधार ले रहे हैं यहाँ पे वर्गीकरण का, तो हमने फिर इसमें 2-2 प्रकार सभी के बांट दिए। अब टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, टोटल 16 प्रकार की एयर मासेज यहाँ पर निकल करके आई हैं। लिखने के तरीके में जो हमने शब्दावली वहाँ पे लिखी है, हिंदी में उसका मतलब भी लिखा है, इसको गर्म और ठंडा लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखने के तरीके में आप देख रहे हैं, सिर्फ हमने जो पहला वर्गीकरण किया था उसके अक्षर बड़े लिखे जाएंगे और बाकी सभी अक्षर जो हैं वो छोटे लिखे जाएंगे। यानी कि अगर आपको बताना है कि कॉन्टिनेंटल, पोलर, वार्म, स्टेबल, तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपको लिखना है मेरी टाइम, ट्रॉपिकल, वार्म, स्टेबल, तो इस तरीके से लिखेंगे, यानी टी बड़ा रखेंगे, बाकी सब छोटा लिखेंगे। तो जब इसमें से आपको डिटेल में कुछ के लक्षण बताने हो तो आप लोकेशन बताएं, उसके तापमान को बताएं, वायुदाब को बताएं, उसकी स्थिरता और अनिस्थिरता पे बात करें डिटेल में। अब ये जो वायु राशियाँ होती हैं, इन वायु राशियों की वजह से आप देखते हो फ्रंट बनते हैं और चक्रवात भी बनते हैं। जब पीछे हम पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था वायु राशियाँ, जैसे कि अगर हम देखें कि दिन के समय जो समुद्र और धरातल का जो मिलन स्थल होता है, यानी कि कॉन्टिनेंट और महासागर, उस पे अलग अलग वायु राशियाँ होती हैं और उसकी वजह से, तापमान की कमी की वजह से जो है वो पवनें चलती हैं। दिन के समय धरातल का तापमान कुछ और होता है और सागर का तापमान कुछ और होता है। इसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, यानी दाब में अंतर होता है। तो जब दाब में अंतर होगा तो पवन का प्रवाह होगा। पवन वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, उसको आप रिवाइज करिएगा कि विंड्स क्या होती हैं, जो सी ब्रीज विंड्स क्या हैं और लैंड ब्रीज विंड्स क्या हैं। आप कमेंट करके बताएं कि सी ब्रीज कब चलती हैं, रात में या दिन में, लैंड ब्रीज कब चलती हैं, दिन में या रात में। तो इस तरीके से हमने वायु राशियों के वर्गीकरण को समझ लिया है। जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम जेट धाराओं पर डिस्कस करेंगे, जेट स्ट्रीम क्या होती हैं। ये सब पढ़ने के बाद में हम जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे और फिर इंडियन जो ज्योग्राफी है उसमें हम मानसून को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।